वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। फैमिली कोर्ट में एक कार्रवाई चल रहा था। आज था राहुल और अंजलि के डिवोर्स केस का आखिरी सुनवाई, इसलिए दोनों तरफ के लोग वहां पर उपस्थित थे। कुछ समय में जज उनकी राय सुनाने वाले थे। तभी अंजलि अचानक से जज साहब को बोली, रुक जाइए जज साहब, मुझे आपसे एक बात बोलनी है। सर, मुझे अपने पति के साथ सिर्फ एक रात बितानी है। अंजलि की बात से जज साहब चिढ़ते हुए बोलते हैं, बहुत दिन हो गया है तुम दोनों का डिवोर्स केस चल रहा है। इसकी समाधान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बोली? इतना सब होने के बाद तुम अब मुझे बोल रहे हो? प्लीज सर, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। ठीक है, मैं तुमको एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। उसके बाद मैं तुम दोनों के डिवोर्स केस का फाइनल जजमेंट सुनाऊंगा। ये सुनकर अंजलि की परिवार वाले हैरान हो जाते हैं और उसकी नादानी भरी हरकत को देखकर उसकी परिवार वाले उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और जज साहब के सामने उसको बहुत भला बुरा सुनाते हैं। ये देखकर जज साहब उनको ताकीद करके बोलते हैं, अब ये केस आपकी हाथ में नहीं है, ये अब कोर्ट की विचार अधीन है। आप लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अंजलि आपकी बेटी है। अगर आप पहले इन दोनों के बीच सुलह कर देते तो इनका डिवोर्स केस कोर्ट तक नहीं पहुंचता। अंजलि अब साबालिग है, इसलिए उसको अपनी जिंदगी जीने का और फैसला लेने का पूरा हक है। आप लोग उसकी बीच में ना आए तो अच्छा होगा। जज साहब की ये बात सुनकर सब चुप हो गए और कोर्ट से बाहर चले गए। उसके बाद अंजलि एक होटल में रूम बुक किया और राहुल को बोली, राहुल, आज रात ठीक 7 बजे होटल ग्रीन पार्क में रूम नंबर 102 में आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर अंजलि वहां से चली गई। उस दिन शाम को अंजलि दुल्हन की तरह खुद को सजाकर होटल की रूम में राहुल के आने का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते अपनी कॉलेज की समय को याद करने लगी। दरअसल अंजलि और राहुल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो दोनों कॉलेज की टाइम से एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद वो दोनों शादी करने का फैसला किए। राहुल एक अनाथ लड़का था, उसकी आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए वो अंजलि को जी जान से प्यार करता था और उसे जल्द से जल्द शादी करना चाहता था। लेकिन अंजलि की मम्मी पापा राहुल और अंजलि के रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी स्टेटस की हिसाब से राहुल अंजलि के लिए सही नहीं था। वो लोग अंजलि की शादी अपने बराबर की लड़के से करवाना चाहते थे, लेकिन अंजलि की जिद के कारण उन्हें उन दोनों की शादी के लिए हाँ करना पड़ा। फिर राहुल को जॉब मिलते ही कुछ दिनों में उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद वो दोनों बहुत खुश थे। राहुल अंजलि को अपने पलकों में रखता था। उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी तरह से कट रही थी। ऐसे ही 1 साल बीत गया। फिर अचानक से राहुल अंजलि के ऊपर बिना मतलब के गुस्सा करने लगा। अंजलि को पहले तो ये लग रहा था कि राहुल उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो उसके बातों को दिल पे नहीं लेती थी। लेकिन राहुल का ये रोज का आदत बन चुका था। वो अंजलि के ऊपर बातों बातों में गुस्सा करता था और धीरे धीरे उसके ऊपर हाथ उठाने लगा। अंजलि को कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि राहुल अचानक से क्यों बदल गया। जो राहुल उसे इतना प्यार करता था, वो अब उसे मार पीट भी करने लगा था। वो ये सब सोच सोच कर परेशान हो रही थी। अंजलि राहुल को बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राहुल उसकी बातों को अनदेखा करता था। फिर एक दिन राहुल ऑफिस से घर आकर अंजलि को बोलता है, अंजलि, मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ। हम दोनों अब एक साथ नहीं रह सकते। मैं आज ही हम दोनों की डिवोर्स केस कोर्ट में अपील करने जा रहा हूँ। ये बात सुनकर अंजलि की पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
उसे कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। राहुल, तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो, लेकिन क्यों? आखिर मेरी गलती क्या है राहुल? तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? कुछ तो बोलो राहुल, आखिर मेरी गलती क्या है? तुम मुझे क्यों डिवोर्स देना चाहते हो राहुल? बोलो राहुल, चुप क्यों हो? बोलो। मैं तुमसे कहा ना कि मैं तुमसे डिवोर्स देना चाहता हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता। तुमसे जितनी जल्दी पीछा छूटेगा इतनी जल्दी मेरे लिए अच्छा होगा। मैं बेवकूफ़ थी, इसलिए तुम जैसी लड़की से शादी कर ली। जाओ अब यहाँ से, तुम मेरा समय बर्बाद मत करो, समझी तुम? ऐसे कहकर राहुल अंजलि को धक्का देकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। अंजलि रो रो कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद राहुल कोर्ट में डिवोर्स के लिए अपील करता है। ये सारी बातें याद करके अंजलि होटल की रूम में राहुल की इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें नम थी। ठीक उसी समय दरवाजे की घंटी की आवाज सुनाई दी। अंजलि खुशी के मारे दरवाजा खोली। बाहर राहुल खड़ा था। अंदर आओ राहुल, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। राहुल कमरे की अंदर गया। अंजलि को दुल्हन की तरह देखकर राहुल हैरान था। तब उसे वो कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप खड़ा था। राहुल, तुम यहाँ बैठ सकते हो। नहीं, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। बोलो क्यों मुझे यहाँ पर बुलाया है? पहले ये बताओ, तुम कैसे हो? लेकिन राहुल कुछ जवाब नहीं दिया। फिर अंजलि राहुल की कंधे को पकड़कर बोली, राहुल, बोलो ना, कैसे हो तुम? उसके बाद भी राहुल अंजलि को कुछ नहीं कहा। फिर अंजलि राहुल की और करीब आकर रोमांटिक अंदाज से बोली, राहुल, मैं तुम्हें कितनी प्यार से पूछ रही हूँ और तुम मुझे कुछ नहीं बोल रहे हो। आज इस कमरे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। पूरे 1 साल के बाद हम दोनों इस तरह एक कमरे में हैं। क्या मुझे देखकर तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा है? तुम हमेशा चुप क्यों रहते हो राहुल? कुछ तो बोलो। उसके बाद भी राहुल अंजलि को कुछ नहीं बोलता है। वो एकदम से चुपचाप था। उसके बाद अंजलि राहुल के गाल में एक किस देती है। तभी राहुल गुस्से में आकर अंजलि को एक चांटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी करीब आने की? क्या ये सब करने के लिए तुम जज साहब से 1 रात का मोहलत मांगी थी? मैं तुम्हें पहले भी बोला था और आज भी बोलता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना है। मैं तुम्हें नफरत करता हूँ। तुम्हारी ऐसी हरकत से मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। इसलिए अच्छा होगा हम दोनों का जल्द से जल्द डिवोर्स हो जाए। लेकिन क्यों राहुल? आखिर मेरी गलती क्या है? क्यों तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो? पहले शादी के 1 साल तक तो तुम मुझसे कितना प्यार करते थे। मुझे देखे बिना एक पल भी तुम रह नहीं पाते थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ राहुल? क्यों तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? क्यों तुम इतना बदल गए राहुल? ये बात सोच सोच कर मेरे दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। मैंने सोचा था आज मैं तुम्हें मना लूंगी, तुमसे ढेर सारे बातें करूंगी, लेकिन तुम मुझ पर गुस्सा हो रहे हो। कहीं तुम किसी और से तो प्यार नहीं करते राहुल? बोलो, चुप क्यों हो राहुल? बोलो ना, प्लीज बोलो। मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, समझी तुम? बहुत रात हो गई है, जाकर सो जाओ। राहुल, मैं नहीं जानती कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम मुझसे अब प्यार करो या ना करो, लेकिन मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। उसके बाद राहुल वहाँ पर रखी हुई चेयर में सो जाता है। बेचारी अंजलि राहुल की हरकत से दुखी होकर बेड के ऊपर सो गई। उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब रही। उसने बहुत उम्मीदों के साथ जज साहब को 1 रात की मोहलत मांगी थी, ताकि वो राहुल की फिर से करीब आ पाए।
लेकिन उसकी सारी सपने टूट गई थी। वो रोती रही और कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। अगले दिन सुबह होने पर अंजलि राहुल से बोली, राहुल, अभी हमारे पास 3 घंटे के समय है। अगर तुम चाहो तो हम फिर से एक हो सकते हैं, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। राहुल, आज कोर्ट में 11 बजे हमारी डिवोर्स केस की आखिरी सुनवाई है। उसके बाद से हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। प्लीज राहुल, एक बार अच्छी तरह से सोचकर तो देखो। अंजलि की इस बातों से राहुल को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो गुस्से में आकर वहां से चला गया। उसके बाद अंजलि दुखी होकर अपने घर चली आई और सुबह 11 बजे से पहले दोनों कोर्ट में पहुंच गए। जज साहब राहुल और अंजलि को देखकर बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि राहुल और अंजलि को जो एक रात का समय दिया गया था, उसमें वो दोनों एक हो जाएंगे और फिर से एक परिवार टूटने से बच जाएगा। उसके बाद जज साहब राहुल को पूछते हैं, राहुल, कल रात तुम्हें और अंजलि को एक मौका दिया गया था एक होने के लिए। अब बोलो, अंजलि को लेकर तुम्हारा क्या राय है? क्या तुम अब भी अंजलि को डिवोर्स देना चाहते हो या उसके साथ एक होकर फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हो? नहीं जज साहेब, मैं अंजलि के साथ रहना नहीं चाहता, मैं उससे डिवोर्स चाहता हूँ। राहुल की बातें सुनकर जज साहब हैरान हो गए। फिर वो अंजलि की तरफ देखकर बोले, अंजलि, तुम क्या चाहते हो? सर, मैं राहुल से डिवोर्स लेना नहीं चाहती। मैं उसे छोड़कर रह नहीं पाऊंगी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ सर। राहुल से अलग होकर मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे उससे अलग मत कीजिए सर, मत कीजिए मुझे उससे अलग। अंजलि की बात सुनकर जज साहब कुछ समय के लिए चुप हो गए और कुछ समय के बाद वो अपना राय सुनाने वाले थे। वो बोलने वाले थे तभी, रुक जाइए जज साहेब, अब अन्याय होने मत दीजिए। अन्याय? कैसा अन्याय? सर, आप आपका राय यहीं पर रोक लीजिए। मैं अब सह नहीं पाऊंगा। मैं अब इतना बड़ा अन्याय नहीं कर पाऊंगा। मैं अब अंजलि के साथ अधर्म नहीं कर पाऊंगा। जब मैं ऊपर वाला के पास जाऊंगा तो उन्हें क्या जवाब दूंगा? मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता सर। इतना कहकर राहुल फुट फुट कर रोने लगता है और राहुल का ऐसा रूप देखकर सब हैरान हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि राहुल क्या बोल रहा है। तभी अंजलि राहुल के पास आकर बोली, क्या हुआ है राहुल? तुम क्यों रो रहे हो और ये सब क्या बोल रहे हो? अधर्म, अन्याय, ऊपर वाला, ये सब क्या है? बोलो राहुल, चुप क्यों हो? तुम्हारी चुप्पी मुझे खा रही है। देखो, आज के बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे। एक आखिरी विनती है तुमसे, जो भी तुम्हारे दिल में है, आज तो मुझे सब कुछ बोल दो, क्योंकि कल से मैं इतनी हद से तुम्हें नहीं पूछ पाऊंगी। सिर्फ आखिरी बार मेरी बात मान लो। क्या हुआ है? बोलो मुझे राहुल, प्लीज बोलो। अंजलि की ऐसी अभिमान भरी बातें सुनकर राहुल खुद को संभाल नहीं पाया और उसे गले लगाकर फिर से रोने लगा। अंजलि, मेरे पास समय बहुत कम है। मैं अब ज्यादा दिन तक जी नहीं पाऊंगा। देखो, मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि मुझे घूमी फिरी की बातें पसंद नहीं है। साफ साफ बोलो, क्या बात है? अंजलि, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, 2nd स्टेज में है। डॉक्टर बोले हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा अब और 2 साल जी पाऊंगा। राहुल की ये बात सुनकर अंजलि की होश उड़ जाता है। उसकी पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। उसकी चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। उसकी सर घूमने लगती है और वो नीचे गिर जाती है। तभी सब अंजलि की पास आते हैं और उसके मुंह पर पानी छिड़कते हैं और उसे पानी पिलाते हैं। कुछ समय के बाद अंजलि अपनी होश संभालते हुए राहुल को बोलती है, तुम्हें ये बीमारी कब से है और अपनी बीमारी के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? और तुम मुझे अपनी बीमारी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया राहुल?
क्या तुम इस बीमारी के लिए मुझसे डिवोर्स लेना चाहते थे? बोलो राहुल, मुझे शुरू से बताओ क्या हुआ है। तभी राहुल बोला, हमारे शादी के 1 साल के बाद एक दिन ऑफिस में मेरा सर अचानक से भारी भारी जैसा लगा और मुझे चक्कर आने लगा और मैं नीचे गिर गया। मुझे देखकर मेरे कलीग मुझे उठाकर चेयर में बिठाए और मुझे पानी पीने के लिए दिए। उसके बाद वो लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर मेरा चेकअप किए और मुझे 7 दिन की मेडिसिन देकर घर जाने के लिए बोले। मैं घर आकर ये सारी बातें तुम्हें बताया था और तुमने भी मुझे सही समय पर दवाई दे रही थी। ऐसे 7 दिन का मेडिसिन का डोज खत्म हो गया था और मुझे भी ठीक लगने लगा था। लेकिन 1 महीने के बाद मुझे फिर से ऑफिस में चक्कर जैसा महसूस हुआ और मैं फिर से नीचे गिर गया। तब मुझे फिर से मेरे कलीग हॉस्पिटल लेकर गए और डॉक्टर मेरा फुल बॉडी चेकअप किए और 3 दिन के बाद रिपोर्ट आकर लेने के लिए बोले। 3 दिन के बाद जब मैं रिपोर्ट लाने के लिए गया तब डॉक्टर बोले कि मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ है, 2nd स्टेज में है। डॉक्टर की बातें सुनकर मेरा पैरों तले की जमीन खिसक गया। फिर डॉक्टर बोले, मिस्टर राहुल, अगर आप इसका अच्छी तरह से इलाज करवाएंगे तो शायद आप ठीक हो सकते हैं। आपका जल्द से जल्द ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन उसके लिए लगभग 1 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट आपको करना होगा। डॉक्टर से 1 करोड़ रुपए के बारे में सुनकर मेरा दिमाग कुछ काम नहीं किया, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। अगर मैं अपना घर गाड़ी सब बेच देता तब भी इतने सारे पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो सकता था। इसलिए मैं डॉक्टर के पास से सिर्फ मेडिसिन लेकर चला आया और घर आकर मैं तुम्हें कुछ नहीं बोला। बहुत दिन तक मैं रात में सो नहीं पाया। जब तुम सो जाती थी मैं तुम्हें देखकर सारी रात रोता रहता था। मेरी जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा ये बात से मैं हमेशा परेशान रहता था, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे इलाज करने के लिए। इसलिए मेरा मरना ही मेरे भाग्य में लिखा है, ये मैंने सोच लिया था। अगर मैं तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में बताता तो तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाते। इसलिए मैं तुम्हें अपने आप से दूर करने के लिए और तुम्हारी दिमाग में मेरे लिए नफरत पैदा करने के लिए मैं तुम पर गुस्सा करने लगा। तुम्हें हाथ भी उठाया और तुम्हें डिवोर्स देना चाहा, लेकिन तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि तुम मुझसे डिवोर्स लेना ही नहीं चाहती। कोई किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है अंजलि? मैंने तुम्हारे साथ इतना सब बुरा बर्ताव किया, लेकिन तुम मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती। तुम्हारी प्यार और त्याग के आगे मैं हार गया अंजलि। अगर तुम्हारी जैसी प्यार करने वाली बीबी को छोड़कर मैं मर गया तो ऊपर वाला भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा, मुझे पाप लगेगा। राहुल की बातें सुनकर अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल, मैं नहीं चाहती थी कि हम दोनों का डिवोर्स हो और हम दोनों अलग हो जाए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ राहुल। सिर्फ इस जन्म में नहीं, आने वाले हर जन्म में तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। और तुम इस बेकार की बीमारी की वजह से मुझे अपने आप से अलग करना चाहते थे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो राहुल, हम दोनों अब मिलकर इस बीमारी का सामना करेंगे। देखना, ये बीमारी एक दिन तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। अंजलि की मुंह से ये बात सुनकर राहुल को हिम्मत मिल गया और उसे बीमारी से लड़ने का साहस मिल गया। जज साहब भी खुशी से ताली मारने लगे और उनका डिवोर्स केस रोक दिए और राहुल के ट्रीटमेंट का खर्चा तुलाने के लिए सरकार को निवेदन भरा दरखास्त लिखे। उसके बाद राहुल का ट्रीटमेंट चला और उसकी ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन का पूरा खर्चा सरकार दिए। पूरे 8 घंटे के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और कुछ महीने के बाद राहुल पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आया। उसके बाद राहुल और अंजलि अपनी जिंदगी एक नई तरह से शुरुआत किए। हाय फ्रेंड्स, आपको राहुल और अंजलि के निस्वार्थ और शाश्वत प्रेम कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए। दिल्ली की हलचल भरे शहर में शानदार गलियों के बीच कौशिक परिवार रहता था। कौशिक परिवार पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक विचारों का मेल था। परिवार की मुखिया पार्वती देवी थी, जो अपनी कड़ी अनुशासन और परंपराओं के प्रति अटूट निष्ठा के लिए जानी जाती थी।
उनका बेटा रोहन उनकी जिंदगी का शान था। वो एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो पूजा नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था और कुछ दिनों में रोहन पूजा से शादी कर लिया। पूजा एक ऐसी लड़की थी जो अपनी जिंदगी की प्रति बहुत उत्साही थी और अपने करियर को लेकर जुनूनी थी। वो दिल्ली के एक उदार परिवार से आई थी। उसकी और रोहन की शादी एक भव्य आयोजन थी जो दो परिवारों, दो संस्कृतियों और दो उपेक्षाओं के मेल का प्रतीक थी। जैसे ही पूजा ने कौशिक परिवार में कदम रखा, उसे गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पार्वती देवी अपने बेटे की खुशी में प्रसन्न होने के बावजूद अपनी उपेक्षाओं का बोझ महसूस कर रही थी। पूजा अपनी आधुनिक दृष्टिकोण और करियर महत्वाकांक्षाओं के साथ पार्वती देवी के पारंपरिक बहू की कल्पना से बिल्कुल विपरीत थी। पहले शादी की कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चल रहा था। पूजा घर में सबके साथ अच्छा प्रभाव डालने के लिए उत्सुक थी। कौशिक परिवार में फिट होने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो सुबह जल्दी उठ जाती थी, जल्दी से नहाकर साड़ी पहनती थी और पूजा पाठ में भी भाग लेती थी और उसके बाद सबके लिए खाना बनाती थी। लेकिन उसकी कोशिशें अक्सर पार्वती देवी कठोर मानकों से कमतर होती थी। पार्वती देवी अक्सर छोटी छोटी बातों से त्रुटियां निकालती थी, चाहे वो पूजा की साड़ी पहनने की तरीका हो या उसकी खाना बनाने की तरीका हो या तो फिर फोन पर बिताया गया समय। इस बातों से पूजा अक्सर दुखी रहती थी। पहला बड़ा संघर्ष पूजा के जॉब करियर को लेकर हुआ। एक शाम पूजा एक जरूरी क्लाइंट मीटिंग के लिए तैयार हो रही थी। इस मीटिंग की सक्सेस के लिए पूजा बहुत मेहनत भी की थी। इसलिए वो पार्वती देवी से कहा, मम्मी जी, मेरी आज शाम को एक जरूरी क्लाइंट मीटिंग है। मुझे अब जाना होगा। मैं रात की 10 बजे तक घर वापस आ जाऊंगी। पूजा की इस बात से पार्वती देवी ने अपनी नाराजगी जताई। क्या कहा तुमने बहू? तू रात की 10 बजे तक घर से बाहर रहेगी? लोग क्या कहेंगे अगर वो लोग तुझे अजीब समय पर शहर में घूमता हुआ देखेंगे तो? तू ये मत भूल कि तू शादीशुदा है। एक बहू का स्थान घर पर रहना होता है, परिवार की देखभाल करना होता है, अपनी पति और सास ससुर की देखभाल करना भी होता है। लेकिन तुम तो देर रात तक बाहर रहने की बात कर रही हो। मम्मी जी, मैं आपको कहा ना कि मेरी एक जरूरी क्लाइंट मीटिंग है, इसलिए मैं घर से बाहर जा रही हूँ। मैं घर से बाहर घूमने के लिए अकेली नहीं जा रही हूँ। अगर ये मीटिंग इतनी जरूरी नहीं होती तो मैं कभी नहीं जाती। और मैं आपसे बोलकर तो जा रही हूँ ना, और मैं आपसे वादा भी करती हूँ, जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी मैं तुरंत ही घर वापस आ जाऊंगी। प्लीज मम्मी जी, मुझे जाने दीजिए। ये मीटिंग की सक्सेसफुल होना मेरी कैरियर के लिए बहुत जरूरी है। मम्मी जी, प्लीज मम्मी जी, मुझे जाने दीजिए। मैं एक बार कहा ना तुझे कि तू इस समय में घर से बाहर नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी। तुझे एक बार में समझ नहीं आती? जा अपनी रूम में। पूजा को पार्वती देवी की बातों से निराशा का एक उबाल महसूस हुआ। उसने अपने करियर को बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी और वो जॉब छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसे पार्वती देवी से बहस करना व्यर्थ लग रहा था, इसलिए वो उनको अब ज्यादा कुछ ना कहकर क्लाइंट मीटिंग के लिए चली गई। इस बात से पार्वती देवी की गुस्सा 7वीं आसमान तक पहुंच गई। उस दिन से सास बहू की बीच एक कड़वाहट का बीज बो दिया गया था। ऐसे ही दिन हफ्तों में बदल गए और छोटे मोटे झगड़े उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया। पूजा अपनी पर्सनल लाइफ और जॉब लाइफ को संतुलित करने के लिए पूरी कोशिश करती थी, इसलिए वो ऑफिस से घर जल्दी आ जाती थी और वो घर का सारा काम करती थी। लेकिन उसकी सारी कोशिशों को लगातार आलोचना का सामना करना पड़ता था।
पार्वती देवी की पारंपरिक दृष्टिकोण पूजा की आधुनिक दृष्टिकोण से टकरा रहे थे, जिसमें हर गुजरते दिन के साथ दरार बढ़ती जा रही थी। रोहन को ये सब देखकर बहुत दुख होता था। वो खुद को बीच में फंसा हुआ पाता था। अपनी पत्नी की प्रति प्यार और अपनी माँ के प्रति सम्मान के बीच वो फंसा हुआ था। उसने बहुत बार अपनी पत्नी और माँ की बीच सुलह करने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें अक्सर व्यर्थ हो जाते थे, जिससे वो असहाय महसूस करता था। एक दिन पूजा जब ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी, तब रोहन पूजा के पास आकर बोला, पूजा, तुम्हारी और माँ के बीच रोज रोज की झगड़े से मैं तंग आ चुका हूँ। ना माँ कुछ मेरी बात सुनती है और ना ही तुम मेरी बात सुनती हो। अब तो इस घर में रहना ही मेरे लिए मुश्किल हो चुका है। उसमें मेरी क्या गलती है रोहन? मैं जब से तुम्हारी घर बहू बनकर आई हूँ, तब से मैं मम्मी जी को खुश करने के लिए कोशिश करती आ रही हूँ। मैं हर एक काम करती हूँ जो मैं पहले कभी नहीं किया, लेकिन मम्मी जी खुश होने की बजाय हमेशा मुझे ताना देती रहती है। मैं ये सब कब तक सहूं? मुझे तो कभी कभी अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं तुमसे शादी करके बड़ी गलती कर दी। इस शादी से ना तुम खुश हो, ना मैं, और ना ही तुम्हारी माँ। इससे तो अच्छा है कि हम दोनों अलग हो जाए। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती रोहन। इतना कहकर पूजा रोने लगती है और पूजा की बातें सुनकर रोहन को बहुत दुख होता है। पूजा, रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, दोबारा मुझे से अलग होने की बात और कभी मत करना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ पूजा। तुम्हें खोकर मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि माँ और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक हो जाए और तुम दोनों खुश रहो। खैर छोड़ो इन बातों को। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। चलो साथ में चलते हैं। मैं तुम्हें ऑफिस में ड्रॉप कर दूंगा। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन पूजा ऑफिस से आकर रोहन को बोली, रोहन, मुझे ऑफिस के काम से 3 दिन के लिए मुंबई जाना होगा। वहाँ पर एक सेमिनार है और एक क्लाइंट मीटिंग है जो मेरी कैरियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और मेरी कल रात की ही फ्लाइट है। ठीक है, तो तुम चली जाना। लेकिन रोहन, तुम मम्मी जी से इस बारे में बात कर लेना। अगर मैं उनसे बात करूंगी तो शायद वो मना कर सकते हैं और नाराज भी हो सकते हैं, इसलिए तुम उनसे बात कर लेना। अच्छा ठीक है, मैं आज ही माँ से बात कर लूंगा। तुम चिंता मत करो। उसके बाद रोहन पार्वती देवी के पास जाता है। माँ, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोल, क्या बात है? माँ, पूजा ऑफिस की काम से कल रात को 3 दिन के लिए मुंबई जा रही है। तो उसमें मैं क्या करूं? उसकी मर्जी, वो जाए या ना जाए। ऐसे भी जाने की टिकट करने से पहले वो मुझे बोल के की थी, नहीं ना? तो अब क्यों तुम मुझे बोल रहे हो? मुझे उसकी काम से कोई लेना देना नहीं है। रात बहुत हो चुका है, तुम सो जाओ। उसके बाद रोहन वहाँ से चला आता है। रोहन, तुम आ गए? मम्मी जी ने क्या कहा? वो मान गए ना? पूजा, माँ ने कुछ नहीं बोली। तुम मुंबई जाओ, मैं माँ को समझा दूंगा। लगातार झगड़ों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब पार्वती देवी बीमार पड़ गई। निमोनिया का एक गंभीर हमला उन्हें बिस्तर पर असहाय छोड़ गया। पार्वती देवी, जो कभी मजबूत और सख्त महिला थी, अब उन्हें देखभाल और समर्थन की आवश्यकता थी। पूजा अनेक मतभेदों के बावजूद सामने आई। उसने अपनी ऑफिस से छुट्टी ली, ये सुनिश्चित करते हुए कि पार्वती देवी को सर्वोत्तम चिकित्सा और देखभाल मिले। पूजा ने उनकी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा। उसने पार्वती देवी के लिए खाना बनाया, उनको समय पर दवाई दी और उनकी बिस्तर के पास रातें गुजारी। पार्वती देवी, जो शुरू में पूजा की मदद को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी, धीरे धीरे वो वक्त के साथ नरम हो गई। उन्होंने अपनी बहू का एक अलग पहलू देखा, एक जो देखभाल करने वाली, समर्पित और निस्वार्थ थी। पूजा के इस कार्यों ने बहुत कुछ कह दिया।
उन बाधाओं को तोड़ते हुए जो उन्हें अलग रखे हुए थे। जैसे जैसे पार्वती देवी ठीक होने लगी, उन्होंने पूजा को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी कठोर होने के कारण पूजा के ईमानदार प्रयासों को परिवार का हिस्सा बनने के लिए छायांकित किया था। दैनिक बातचीत जो पहले तनाव से भरी होती थी, अब आसान होने लगी। एक शाम जब वो दोनों एक साथ बैठे हुए थे, तब पार्वती देवी ने पूजा से कहा, पूजा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। मेरी वजह से तुम्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। मुझे तुम माफ कर दे बेटी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तुमने इस परिवार के लिए, मेरे लिए कितना कुछ किया है और मैं तुम्हें हमेशा कड़वी बातें बोलती रही। मुझे तू माफ कर दे पूजा, मुझे तू माफ कर दे। मम्मी जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कभी भी आपके खिलाफ जाना नहीं चाहती थी। मैं सिर्फ अपने सपनों और अपनी घर की प्रति जिम्मेदारियों के बीच संतुलित बनाना चाहती थी। अगर कभी मेरी बर्तावों की वजह से आपको बुरा लगी हो तो आप भी मुझे माफ कर देना मम्मी जी। चलिए हम दोनों पिछले सारी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। पार्वती देवी पूजा की बातों से सहमत हुए। वो अब समझ चुके थे कि भले ही वो दोनों अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन उन दोनों का परिवार के प्रति प्यार एक जैसा है। उसके बाद से कौशिक परिवार के लिए एक नई शुरुआत हुई। पार्वती देवी और पूजा जो कभी एक दूसरे के खिलाफ थे, अब एक दूसरे को समझने और समर्थन करने के लिए तैयार थे। धीरे धीरे दोनों के बीच का रिश्ता प्यार और समझदारी का बना, जिसमें परिवार का माहौल खुशनुमा हो गया। रोहन जो इस परिवर्तन को देख रहा था, अब खुद को खुश और संतुलित महसूस कर रहा था। सास बहू के बीच की तकरार अब प्यार में बदल चुका था और उनका बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन चुका था। कौशिक परिवार अब प्यार और सामंजस्य का प्रतीक था, जहां पारंपरिक और आधुनिक मूल्य एक साथ मिलकर खुशी और संतुलन की ओर अग्रसर थे। एक कहानी है राधा देवी की, जो एक शहर में रहते थे। उनके घर में उनकी सास, पति, एक बेटा और बहू रहते थे। उनका पति और बेटा बिजनेस करते थे। उनका खुद का कंपनी था। राधा देवी की परिवार मिलजुल कर साथ में बहुत खुशी से रहते थे। एक दिन राधा देवी के सास शांति देवी उन्हें बोली, बहू, मुझे मेरी मायके जाना है। मुझे मेरी मायके की बहुत याद आ रही है। ये बात सुनकर राधा देवी चौंक गई। सासू माँ, आप और मायके जाएंगे? शांति देवी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बहू, मेरी भी माँ है, मेरी भी एक भाई है, उसका परिवार है। बहुत साल हो गया है मैं मायके नहीं गई हूँ। प्रताप जब छोटा सा था ना, तब मैं प्रताप के पापा के साथ मेरी मायके गई थी। अब प्रताप बड़ा हो गया है, उसका बेटा भी बड़ा हो गया है। बच्चों का घर संसार बढ़ गया और मौका ही नहीं मिला मायके जाने को। जब भी सोचती थी कि जाकर मायके में घूम कर आ जाऊं, कुछ ना कुछ काम आ जाता था और मैं नहीं जा पाती थी। अब मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं एक बार मायके घूम कर आऊं, और तू भी चल मेरे साथ। मुझे अकेले जाने में डर लगेगा बहू। इस बहाने तू भी मेरा मायका दिखाना, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। राधा देवी ने सोचा, अच्छा मौका है, थोड़ा सा घूम भी लेंगे। और वैसे भी सासू माँ के साथ समय बिताने का मौका कम ही मिलता है। इस बहाने सासू माँ और मैं साथ में अच्छी वक्त बिता पाएंगे। ठीक है सासू माँ, मैं आपके साथ जरूर जाऊंगी। प्रताप आज घर आने के बाद मैं उनको टिकट करने के लिए जरूर बोलूंगी। सुनिए जी, सासू माँ उनकी मायके जाने के लिए बोल रहे हैं और साथ में मुझे भी लेना चाहते हैं।
इसलिए आप 2 टिकट करवा दीजिए। उसके बाद प्रताप टिकट बुक करते हैं। सुनो राधा, तुम्हारी ट्रेन कल शाम की 5 बजे है। आकाश तुम दोनों को कल स्टेशन में छोड़ देगा। अच्छा ठीक है, मैं एक खबर सासू माँ को सुनाकर आती हूँ। सासू माँ, हमारी कल शाम की 5 बजे ट्रेन है, हमें जल्दी से सामान पैक करना होगा। और पायल बेटा, मेरी एब्सेंस में घर का ख्याल रखना, और आकाश और तुम्हारे बाबूजी का भी खाने पीने का ख्याल रखना। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं सबका ख्याल रखूंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब चलिए मैं आपकी सामान पैक करने में मदद करती हूँ। उसके बाद राधा देवी और पायल मिलकर सूटकेस में सामान पैक करते हैं। अरे बहू, मेरी सारा सामान अच्छी तरह से तुमने पैक कर दिया है ना? हाँ सासू माँ, मैं और पायल मिलकर सब अच्छी तरह से पैक कर दिए हैं। अगले दिन शाम को आकाश राधा देवी और शांति देवी को स्टेशन छोड़ने गया। माँ, ट्रेन अब 2 घंटे लेट है, आप दोनों यहाँ बैठो। अब ये ट्रेन कब आएगा आकाश बेटा? बैठ बैठ कर मेरा कमर अटक गया है। तू तो बोल रहा था कि 2 घंटे लेट है, यहाँ तो 2 घंटे से ऊपर लेट हो गया है बेटा। दादी, आप चिंता मत करो, और बस थोड़ी समय में ट्रेन आ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आता हूँ। आप पीते पीते ट्रेन की इंतजार कीजिए, तब तक ट्रेन भी आ जाएगा। फिर उन दोनों ने स्टेशन में चाय पी और ट्रेन आने की इंतजार किए। कुछ समय में ट्रेन आई और दोनों ट्रेन में सवार हो गए। शांति देवी बहुत खुश थी। वो बार बार समय देख रही थी कि कब ट्रेन उनकी मायके के स्टेशन में पहुंचेगा। सासू माँ, हम तो अभी ट्रेन में बैठे हैं ना, जालंधर पहुंचने में अभी 7-8 घंटे लग जाएंगे। आप आराम से यहाँ बैठिए। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। इतनी सालों के बाद मायके जा रही हूँ ना, इसलिए मैं अब इतना इंतजार नहीं कर पा रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ सासू माँ। चलिए हम एक काम करते हैं, हम दोनों बातें करते करते जाएंगे तो समय कैसे कट जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगी। उसके बाद दोनों सफर बातें करते करते काट लिए। आखिरकार ट्रेन जालंधर स्टेशन पहुंची। स्टेशन पर शांति देवी के भाई मोहन लाल दोनों को लेने के लिए आए थे। दीदी नमस्ते, तुम कैसी हो? बहू माँ, तुम कैसे हो? और सफर कैसा रहा? नमस्ते मामा जी, हम दोनों ठीक हैं, सफर भी ठीक रहा। बस सासू माँ को थोड़ी सी जल्दी थी यहाँ पहुँचने की। अच्छा, तो चलिए जल्दी से घर चलते हैं। घर पहुंचते ही शांति देवी ने कहा, बहू, ये मेरा मायका है, तुम यहाँ आराम से रहना जैसे अपने घर में रहते हो। कुछ चीज की जरूरत होगी तो मुझे बोल देना। अब चल, अंदर चलते हैं। राधा देवी अपनी सास की बातें सुनकर मुस्कुराने लगी और उनके साथ घर के अंदर चली गई। मायके में शांति देवी की मां माया देवी और मोहन लाल की बीबी बच्चे रहते थे। घर पहुंचते ही सबने उनका स्वागत किया। दीदी, बहुत सालों के बाद आई हो आप तो एकदम से हमें भूल ही गए। ना कोई कॉल आता है आपका और ना आप खत भेजते हो। आप तो एकदम से हमें पराया ही कर दिया। अरे नहीं कमला, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम लोगों को भूली होती तो यहाँ आज कैसे आती? माँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ शांति, तू बता कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ। ये देखो, मैं किसे लेकर आई हूँ? मेरी बहू राधा, प्रताप की पत्नी। आप उसे पहचान पा रहे हो ना माँ? उसके बाद शांति देवी ने माया देवी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिए। खुश रहो बेटी, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम सदा सुहागन रहो। राधा देवी को सबका प्यार और अपनापन बहुत अच्छा लगा। वो सबके साथ अच्छी तरह से घुल मिल गई।
उन लोगों की बातों से राधा देवी ने एक गौर कर लिया था कि उनकी सासू माँ की मायके रहन सहन में सब कुछ थोड़ा अलग है, लेकिन सब लोग बहुत मजाकिये हैं। वो सब देर रात तक गप्पे मारे, हंसी मजाक किए। बहुत रात होने पर राधा देवी और शांति देवी माया देवी की कमरे में सोए। जब राधा देवी सुबह उठी तो उन्होंने देखा कि उनकी सास कमरे में नहीं है। वो नहा कर जब नीचे आई तो देखा कि शांति देवी अपनी माँ और भाभी के साथ किचन की काम में व्यस्त हैं। तब माया देवी ने कहा, राधा बेटी, उधर क्यों खड़ी है? यहाँ आ जाओ। राधा देवी ने देखा कि सबने पूरी खीर आलू की सब्जी बना चुके हैं। नानी जी, इतनी सुबह आप लोगों ने इतने सारे नाश्ता बना दिए? हाँ राधा बेटी, तू हमारी खास मेहमान है, इसलिए तू पहले नाश्ता करेगी। और ये हमारी घर की परंपरा है, मेहमानों को पहले खिलाते हैं और बाद में घर के लोग खाते हैं। ए क्या नानी जी, आपने तो मुझे पराया बना दिया। मैं तो सोच रही थी कि मैं इस घर की सदस्य हूँ, लेकिन आपने तो मुझे मेहमान बना दिया। अरे नहीं बेटी, तू पहली बार हमारे घर में आई है ना, इसलिए। पहली बार आई हूँ तो क्या हुआ, मैं आप लोगों के साथ मिलकर खाना खाऊंगी। साथ में खाने से मजा आता है ना नानी जी। अच्छा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। उसके बाद सब मिलकर चाय नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद शांति देवी ने राधा देवी को गांव दिखाने का फैसला किया। बहू, चलो आज हम गांव घूमने चलते हैं। राधा देवी ने उनकी सास की बात में राजी हुई और दोनों गांव घूमने गए। गांव की सड़कों पर चलते हुए शांति देवी ने हर घर की कहानी सुनाई। बहू, ये देख, यहाँ पर हम बचपन में खेलते थे और इस आम के बगीचे से हम सब आम चुरा के खाते थे। बड़ा मजा आता था। और पहले हम इस तालाब में घंटों नहाते थे। और बहू, ये देखो, हमारी गांव का स्कूल। मैं और मोहन इसी स्कूल में पढ़ते थे। और ये रही हमारी गांव की शिव मंदिर। तुम जानती हो, हर सोमवार को मैं यहाँ माँ के साथ पूजा करने आती थी। बहुत अच्छा लगता था ये गांव का माहौल। तुम्हें पता है बहू, मैं कभी कभी शहर में ये सारी चीजें बहुत याद करती हूँ, तभी मेरा आँख भर आता है। सासू माँ, मुझे पता नहीं था कि आप अपने मायका और गांव इतना मिस करते हैं, वरना हम पहले भी आ सकते थे ना। लेकिन मैं अब आपसे वादा करती हूँ, जब भी आपको अब मायके आने का मन करेगा, हम दोनों फिर से यहाँ आ जाएंगे। इस बात से शांति देवी मुस्कुराती है। उसके बाद शांति देवी राधा देवी को गांव का खेत दिखाती है और फिर दोनों घर आ जाते हैं। जब शाम हुई, सब एक साथ बैठकर हंसी मजाक किए। शांति देवी की कहानियां फिर से शुरू हो गई। मोहन लाल जी ने भी कुछ किस्से सुनाए। दीदी, आपको याद है जब आप आम खाने के लिए पेड़ पर चढ़ गई थी, लेकिन पेड़ से उतर नहीं पा रही थी, आप पेड़ में लटकी हुई थी। तब माली काका ने आपको पेड़ में से नीचे लेकर आए थे और वो बाबूजी से आपकी शिकायत कर दिए थे और बाबूजी से आपको बहुत डांट सुननी पड़ी थी। हाँ मोहन, मुझे सब कुछ याद है। अरे वाह सासू माँ, अब तो बहुत शरारती थे। राधा बेटी, तुझे अपनी सास की शरारत के बारे में कहाँ पता है। मैं तुझे सुनाती हूँ तुम्हारी सास की शरारत के बारे में। उसके बाद माया देवी एक एक करके सारी बात बताने लगी। सब हंस हंस कर बेहाल हो गए। कुछ दिन रहने के बाद शांति देवी और राधा देवी को घर लौटना था। सबने उनको विदा करते समय भावुक हो गए। दीदी, आप फिर से जल्दी आना और अगले बार आते समय पूरे परिवार को साथ में लाना। हाँ जरूर भाभी।
ट्रेन में बैठते समय राधा देवी शांति देवी को कहा, सासू माँ, आपका मायका कितना अच्छा था, समय कैसा चला गया पता भी नहीं चला। राधा देवी की बात सुनकर शांति देवी मुस्कुराने लगी। घर लौटते ही राधा देवी ने अपने पति प्रताप जी को सब कुछ बोली। सुनिए जी, सासू माँ का मायका तो बहुत मजेदार था। वहाँ पे सारे लोग बहुत अच्छे थे। हमने वहाँ पे बहुत मजे किए और समय कैसा चला गया पता भी नहीं चला। प्रताप हंसते हुए बोले, माँ का मायका और मजेदार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। राधा देवी को अपनी सासू माँ के साथ मायके की यात्रा न केवल मजेदार लगी, बल्कि उन्होंने सासू माँ के जीवन के कई पहलुओं को भी समझा। उन्होंने देखा कि हर व्यक्ति का एक इतिहास होता है और हर इतिहास में कुछ मजेदार कहानियां छिपी होती है। और इस तरह सासू माँ की मायका की यात्रा ने राधा देवी और शांति देवी के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। वो दोनों पहले से और ज्यादा करीब आ गए और खुश रहने लगे। गांव के उस छोर पर एक छोटा सा मकान था, जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम बिमला था। गांव के लोग उसे बिन बिहाई सास कहकर बुलाते थे। उसकी जिंदगी का सफर एक अनोखी कहानी से भरा हुआ था। बिमला की जवानी में ही उसकी शादी हो गई थी। वह अपने पति रमेश के साथ बहुत खुश थी। शादी के कुछ साल बाद ही बिमला के जीवन में एक बड़ी घटना घटी। रमेश का अचानक एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गया और कमला विधवा हो गई। उसके ससुराल वालों ने उसे दोषी और मनहूस बोलकर उसे घर से निकाल दिया। बिमला के पास ना तो कोई सहारा था और ना कोई आसरा। वो गांव के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। मेरी क्या गलती थी भोलेनाथ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं अब कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? मुझे कोई रास्ता दिखाइए भगवान, प्लीज कोई रास्ता दिखाइए। ऐसे बोलकर वो फुट फुट कर रोने लगी। तभी मंदिर के पुजारी उसे देखकर बोले, बेटी, भगवान की शरण में आए हो तो वो तुम्हें जरूर रास्ता दिखाएंगे। तुम एक काम करो, जब तक तुम्हें रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं मिलता तब तक तुम यहाँ इस मंदिर में रह सकती हो। पुजारी जी की बात से कमला सहमत हुई। उसने मंदिर की साफ सफाई और पूजा अर्चना के काम में पुजारी जी की मदद करती थी। वो सुबह शाम मंदिर के कार्यों में व्यस्त रहती थी, जिससे उसके मन को शांति मिलती थी। कुछ साल बीत गए। बिमला ने अपना सारा जीवन भगवान की सेवा में लगा दी और साथ में गांव की जरूरतमंदों को मदद करने लगी। गांव के लोग उसकी भक्ति और सेवा की मनोभाव देखकर उससे प्रभावित होकर उसे सम्मान देने लगे। वो अब गांव की सम्मानित सदस्य बन चुकी थी। गांव वाले बिमला को रहने के लिए गांव में एक घर दिए। एक दिन गांव के सरपंच की पत्नी सबिता मंदिर में आई और उसने बिमला से अपने बेटे रवि के शादी के लिए आशीर्वाद मांगा। बिमला ने उसे कहा, तुम्हारे बेटे रवि की शादी तो हो जाएगी, लेकिन क्या तुम सास बनने की तैयारी कर रही हो? सबिता ने हंसते हुए कहा, बिमला दीदी, आप भी ना क्या बात कर रहे हो? सास बनने में भला क्या तैयारी करनी होती है? तभी बिमला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सास बनने का मतलब है अपनी बहू को पूरी तरह स्वीकार करना। मतलब उसे बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह समझना और उसे अपनी परिवार का हिस्सा मानना। क्या तुम ऐसा कर पाओगी? सबिता ने बिमला की बातों से सहमत हुई और कुछ दिनों के बाद रवि की शादी हुई। सबिता ने अपनी बहू सीमा को अपनी बेटी की तरह मानते हुए उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा। सीमा भी सबिता के प्यार और देखभाल से बहुत खुश थी और उसे माँ की दर्जा देने लगी।
इस बीच बिमला की ख्याति पूरे गांव में फैल गई थी। वो हर शादी ब्याह में बुलाई जाने लगी और उसकी आशीर्वाद को शुभ माना जाने लगा। एक दिन गांव में एक विधवा महिला मीरा बिमला से मिलने मंदिर आई। मीरा ने बिमला से कहा, बिमला दीदी, मेरे बेटे की शादी हो रही है, लेकिन मैं डरती हूँ कि मेरी बहू मुझे स्वीकार करेगी कि नहीं। मैं एक विधवा हूँ, कहीं मैं मेरे बहू और बेटे के ऊपर बोझ न बन जाऊँ। बिमला ने मीरा को सांत्वना दी और कहा, मीरा, सास बनकर अपनी बहू के साथ माँ जैसा व्यवहार करना, तभी वो तुम्हें मानेगी और तुम्हें दिल से अपनाएगी। अगर तुम सास के गुरूर में रहोगे तो वो कभी भी तुम्हें माँ की दर्जा नहीं देगी। मीरा ने बिमला की बातों पर अमल किया और उसकी बहू और उसके बीच माँ बेटी जैसा रिश्ता बन गया। बिमला ने पूरे गांव को सिखाया कि सास और बहू का रिश्ता भी माँ बेटी जैसा हो सकता है अगर हम उसे सही तरीके से निभाएं। गांव के लोग बिमला को सम्मान देते थे और उसकी हर बात को सुनते थे। हर शादी के बाद लोग बिमला का आशीर्वाद लेने आते थे और उसे अपनी सास मानते थे। इस तरह बिमला बिन ब्याही सास बनकर हर घर में सम्मानित हुई, जिसकी जिंदगी का सफर संघर्ष और सेवा से भरा था, परंतु उसने अपनी कहानी को सकारात्मकता और प्रेम से भरा हुआ बना दिया। बिमला का जीवन इस बात का प्रमाण था कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने अच्छे कर्म और निष्ठा से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। बिमला की जीवन यात्रा में कई और मोड़ आए। गांव में नई पीढ़ी के बच्चे भी बिमला की कहानियां को सुनकर बड़े हो रहे थे। वो एक जीवंत प्रेरणा स्तोत्र बन चुकी थी। एक दिन गांव में एक नई घटना घटी। एक नई बहू राधा गांव में ब्याह करके आई। उसकी सास गीता बहुत कठोर स्वभाव की थी। गीता अपने पुराने रीति रिवाजों को मानती थी और उसे बदलना नहीं चाहती थी। राधा को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उसने अपने मन की बातें किसी से नहीं कही, लेकिन उसका दुख बिमला से छुपा नहीं रहा, क्योंकि वो गीता को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। राधा एक दिन मंदिर दर्शन के लिए आई थी और भगवान के सामने रोने लगी। तब बिमला ने उसे पूछा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो और तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। बिमला काकी, मेरी सास मुझे समझना ही नहीं चाहती। उनको मेरी कोई बातें पसंद नहीं आती। बात बात पर वो मुझे ताने देती रहती हैं। मैं घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन उनकी मुंह से मेरे लिए कभी भी अच्छी शब्द नहीं निकलती है। हमेशा गाली गलौज करती रहती है और वो अपनी पुरानी तौर तरीके को छोड़ना ही नहीं चाहती। मैं अब बहुत परेशान रहने लगी हूँ। मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। राधा की बातें सुनकर बिमला उसे समझाते हुए बोली, राधा बेटी, हर रिश्ते में प्यार और समझदारी की जरूरत होती है। तुम्हें अपनी सास के ऊपर उनके बर्ताव की वजह से नाराज ना होकर उन्हें प्यार से तुम्हें समझाना होगा कि बदलाव समय की मांग है। हर मनुष्य को समय के साथ बदलना पड़ता है। देखना, अगर तुम उन्हें प्यार से समझाओगी तो वो जरूर तुम्हें समझेंगे। आप सही बोल रही हो काकी। मैं उन्हें एक बार और समझाने की कोशिश करूंगी। बिमला ने राधा को गीता के साथ सही तरीके से बात करने की सलाह दी थी। धीरे धीरे राधा ने गीता को प्यार से समझाया और उनकी सोच में परिवर्तन लाया। गीता ने भी बिमला की बातों को मानते हुए अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। बिमला की इस पहल से गांव में एक नया बदलाव आया। लोग अब अपनी बहुओं के साथ अच्छे से पेश आने लगे और सास बहू का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। एक दिन गांव में एक सभा आयोजित की गई। गांव के सरपंच ने बिमला को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए। सभा में बिमला ने अपनी जीवन यात्रा और सास बहू के रिश्ते की महत्व पर भाषण दिया। उसने कहा,
सास और बहू का रिश्ता एक अनमोल धागा है जिसे प्यार, समझदारी और आपसी सम्मान से बना जाता है। अगर हम अपने दिलों को खुला रखें और एक दूसरे को अपनाएं, तो ये रिश्ता सबसे खूबसूरत हो सकता है। बिमला की बातें सुनकर सबने तालियों से उसका स्वागत किए। उस दिन से बिमला की ख्याति और भी बढ़ गई। ऐसे ही दिन बीतता गया। बिमला की अब उम्र हो चुकी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी गांव की सेवा में बिता दी थी। एक दिन जब बिमला बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसने अपने आसपास गांव के लोगों को देखा। सब उसकी सेवा में लगे हुए थे। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी देहांत हो गया। गांव में शोक की लहर छा गई। सबने मिलकर बिमला की अंतिम संस्कार किए। उसके बाद गांव में हर साल उसकी जयंती पर एक विशेष समारोह आयोजित किया जाने लगा, जिसमें लोग उसकी शिक्षाओं और जीवन मूल्यों को याद करते थे। बिमला की कहानी गांव के हर बच्चे को सुनाई जाती थी। वो बिन बिहाई सास बनकर हर दिल में अपनी जगह बना चुकी थी। उसकी कहानी ने गांव के हर परिवार को एकजुट किया और उन्हें सिखाया कि सच्चा प्यार और समझदारी हर रिश्ते को मजबूत बना सकता है।